वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस क्लास में। रोज सुबह 4 बजे ये वीडियो आपको पब्लिश किया जाता है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। करंट अफेयर का सिनारियो आपके आने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं 66 बीपीएससी के अलावे उन सभी परीक्षाओं में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे कि बिहार एसआई का मेंस जो भी छात्र यहाँ पे दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ईएसआई के लिए जो भी छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज पूरा वीडियो अंत तक देखें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, जी हाँ, एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इससे जुड़ी तथ्य भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में देता हूं, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। देखिए, जम्मू कश्मीर के नए एमडी के रूप में नया नियुक्त किया गया है दोस्तों जुबैर इकबाल को। नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। जी हाँ, जुबैर इकबाल है कौन? तो ये एचडीएफसी में, जी हाँ, एचडीएफसी बैंक में ये कार्यरत रह चुके हैं। इनको अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों। देख सकते हैं तस्वीरों में इनको आप। और इससे जुड़े तथ्य मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि ये एचडीएफसी बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो कि जुबैर इकबाल को अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एमडी के रूप में, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक जो कि आर.के. छिब्बर थे, वो अब 3 साल के लिए, जी हाँ, 3 साल तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत करेंगे सिर्फ। ठीक है, यानी कि जो आर.के. छिब्बर थे उनको क्या, तो 3 साल के अब इस बैंक के, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। ओके, ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा ये पॉइंट है, अब यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक से जुड़े हुए थे ये आपके मिस्टर इकबाल, है ना। तो ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, रिलेटेड है क्वेश्चन। तो आदित्य पुरी नाम याद रखिएगा। हेडक्वार्टर पूछे इसका तो बताइएगा मुंबई। अगर इसका फाउंडेड डेट पूछे, यानी कि एचडीएफसी कब कब यहाँ पे लॉन्च किया गया था भारत में, तो अगस्त 1994 में भारत में इसकी लॉन्चिंग हुई थी इस बैंक की। ठीक है, इसके कुछ सब्सिडीज कंपनी भी हैं, जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज या एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं, मुख्य बिंदु हैं एचडीएफसी को लेकर। इसको आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। जो भी छात्र यहाँ पे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ खासकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, अगर यहाँ बात हुई है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, जो कि है श्रीनगर में। जी हाँ, श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर का कैपिटल सिटी होता है, याद रखिएगा। और यहाँ के सीईओ जो है आर.के. छिब्बर हैं, यानी कि अध्यक्ष जो हैं वो सीईओ और भी अध्यक्ष भी हैं यहाँ के आर.के. छिब्बर, जून 2019 से हैं। अब यहाँ पे एमडी के रूप में मोहम्मद जुबैर इकबाल को प्रेसिडेंट बनाया गया है, यहाँ पे एमडी बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और ऑनर है इस बैंक का गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, तो जम्मू कश्मीर सरकार के तहत ये कार्य करती है ये बैंक। ठीक है, इतना काफी है डिटेल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लॉकडाउन 4, देखिए अभी हम लोग कोविड-19 के चलते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी चीजें कोविड-19 को लेकर है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि लॉकडाउन 4.0 यानी कि 4.0 कब तक के लिए बढ़ाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इनसे पिछले जितने भी लॉकडाउन हुए हैं उन तीनों लॉकडाउन के बारे में आप एक बार जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 28 मार्च, जी हाँ, 28 मार्च से शुरुआत किया गया और ये अब चौथा लॉकडाउन है दोस्तों, जो कि इसको बढ़ा के 31 मई तक किया गया है अभी फिलहाल। ये लॉकडाउन बढ़ने की संभावनाएं और भी हो सकती हैं अगर कोविड-19 के यहाँ केसेस में सुधार नहीं आए तो, क्योंकि कोविड-19 का केस जो है इसलिए अब बढ़ रहा है क्योंकि अब भारत में भी टेस्टिंग बहुत जोर शोर से होने लगी है। और बहुत सारे देशों ने अभी दावा किया है, जैसे कि एक देश इजराइल ने भी यहाँ पे दावा किया है कि उन्होंने इसकी वैक्सीन बना ली है और वो इसके लिए पेटेंट करना चाहते हैं अपनी उन दवाओं को, ताकि वो बाजार में, विश्व वैश्विक बाजार में इसको बेच सकें। तो उधर अमेरिका ने भी, यूएसए ने भी, जी हाँ, अमेरिका ने भी अपना दावा किया है कि मैंने इसकी वैक्सीन
तैयार कर ली है, अब इसे भी ये लोग पेटेंट करेंगे और ये पूरे मार्केट में अब ये वैक्सीन बिक सकेगी। तो अच्छी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन भारत के लिए अभी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन 4 में चलेंगे ही। ये 31 मई तक बढ़ाया गया है, डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। दोस्तों इससे जुड़ी कुछ तथ्य हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। 31 मई तक बढ़ाया गया है। दूसरा कि गृह मंत्रालय ने नए रूपरंग दिशा का निर्देश भी जारी किया है। क्या है दिशा निर्देश, आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि वहां से कौन कौन सी बाजार में, आपकी मार्केट में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और किस तरह से, ये सारी चीजें जो हैं राज्यों के ऊपर छोड़ रखा है इन्होंने। यह जो कि गृह मंत्रालय ने अब ये सारा आदेश जो है राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप अपने राज्य में कैसी व्यवस्था है, कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे उपयोग करके रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में तय कर सकते हैं और वैसे क्षेत्रों को वहां पे ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाने से रोक सकते हैं। तो ये काम राज्य सरकार कर सकती है अच्छे से। उनको अपने राज्य में जो मजदूर हैं या फिर जो भी लोग हैं जो कि ज़्यादा बाहर से आ रहे हैं, उनको कैसे रखना है, क्वारंटाइन कैसे करना है, ये सारी प्रक्रियाओं का जिम्मा जो है अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। इसके ऊपर बहुत सारी थीसिस लिखी जा सकती है, ठीक है। जो भी मेंस की तैयारी करेंगे छात्र 66 बीपीएससी की, वो इन सभी चीज़ों पे फोकस करेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्यूज पूरा देखिए, आप लोग जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये हमारे गृह मंत्री, जी हाँ, अमित शाह जी, और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, ये अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है भारत सरकार में, यूनियन कैबिनेट है ये, और ये रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये दोनों को ही रिपोर्ट करते हैं हमारे अमित शाह जी, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए अभी हाल ही में इजराइल में एक इलेक्शन हुआ है, जहां पे एक समझौता भी हुआ है इस इलेक्शन को लेकर। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा स्टार मार्क लगा सकते हैं और इन सभी चीजों पे आप लोग फोकस भी कर सकते हैं। जी हाँ, क्या है तो इन एक बार फिर से, यानी कि 5वीं बार जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतान्याहू, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर है। ये 5वीं बार यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, लेकिन एक समझौता हुआ है। जी हाँ, जो इनके प्रतिद्वंदी थे बेनी गैंटेस, नोट कर लीजिएगा, इनके साथ एक समझौता हुआ है कि ये अगले जो 18 महीनों तक, जी हाँ 18 मंथ तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे बेंजामिन, ठीक है। उसके बाद ये जो है बेनी गैंटेस जो है वो पद संभालेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। मैं अभी आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिख कर रखा हुआ है। और तब तक के लिए ये जो है बेनी गैंटेस जो है ये इस देश के गृह मंत्री के रूप में, यानी कि होम मिनिस्टर के रूप में बने रहेंगे। उसके बाद जब ये बेंजामिन अपने पद से इस्तीफा देंगे 18 महीने के बाद, तो ये इनके पद पे शामिल हो जाएंगे, होम मिनिस्ट्री पे, ठीक है। यानी कि अपने पदों का अदला बदली कर लेंगे 18 महीने के बाद। ऐसा एक बॉन्ड साइन हुआ है इस इलेक्शन के दौरान। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आप नोट कर सकते हैं। इजराइल जो है दोस्तों, इजराइल के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन पूछे तो 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। मैप पढ़िएगा, मैप में इजराइल का जो आपका जगह है वो कहाँ पे, वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न कंट्री है ये हमारे वर्ल्ड का, और आपको बता दें कि और ये मेडिटेरियन सीज के पास बसा हुआ एक देश है, जहां पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम का एक होली लैंड कहा जाता है, जहां जेरूसलम, जो कि इसकी राजधानी होती है। याद रखिएगा, ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के जो समुदाय हैं उनके ये होली लैंड कही जाती है, जो कि जेरूसलम है, उसकी राजधानी है इजराइल की। दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से बेंजामिन 5वीं बार चुने गए हैं। ये मैंने आपको बताया 18 महीनों के लिए ये चुने गए हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी थे बेनी गैंटेस, इनके साथ ये समझौता हुआ है कि ये रक्षा मंत्री, सॉरी माफ कीजिए मैंने गृह मंत्री बोल दिया, रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे ये यहाँ पे शामिल होंगे इस पद पे, और ये बाद में अपने पदों की अदला बदली भी कर लेंगे 18 महीने के बाद। तो यहाँ से ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे रक्षा मंत्री आप लोग थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा, है ना, जो कि मैंने वहाँ गृह मंत्री बोल दिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसके लिए तथ्य हैं कि करेंसी क्या होती है यहाँ की। तो ये करेंसी है वहाँ की दोस्तों इजराइल की, जिसका नाम है दोस्तों शेकेल, ठीक है, इजरायली शेकेल कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। और कैपिटल होता है जेरूसलम। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतान्याहू। तो ये 3 टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है? अब ये क्या है, सुपर अर्थ क्या है? जी हाँ, अर्थ के समान ही और अर्थ से थोड़ा सा बड़ा, मतलब पृथ्वी से हमारे थोड़ा सा बड़ा ही या उसके समान कह लें, तो एक नया ग्रह खोजा गया है। किसके द्वारा, कौन से देश ने इसका खोज किया है? तो ये खोज किया है दोस्तों न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। आंसर हमारा सी कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इससे जुड़े तथ्य कुछ आपको जरूर पता होने चाहिए। देखिए, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने लगभग समान ग्रह की खोज की है, पृथ्वी के समान ग्रह की, यानी कि वह पृथ्वी है और ये कितनी दूरी पे है पृथ्वी से, तो इसका नाम सुपर अर्थ दिया है एक्चुअली। और ये कम से कम 111 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। ये प्रकाश वर्ष क्या है, इसको फोकस कीजिएगा, फिजिक्स में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो खगोलीय पिंड की दूरी मापने का एक इकाई है प्रकाश वर्ष, ठीक है। खगोलीय पिंडों के दूरी मापने का एक इकाई है प्रकाश वर्ष। तो 111 प्रकाश वर्ष की दूरी है हमारे पृथ्वी से इस सुपर अर्थ की। ये आप नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क इस लाइन पे, थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट तो बनेगा ही। दोस्तों, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जैकिंडा एर्डन, जो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल होता है वेलिंगटन यहाँ का, और करेंसी यहाँ का न्यूजीलैंड डॉलर होता है। ये आप 3 तथ्य याद रखिएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि $1 जो न्यूजीलैंड का डॉलर है, $1 इज इक्वल टू भारत का 46.12 रुपीज है। ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है भारत से काफी अच्छी है। यानी कि भारत का 1 रुपया जो है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ का $1 जो है न्यूजीलैंड का, वो भारत के 46 रुपए के लगभग बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों में मंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा ने किस कंपनी के साथ मिलकर आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो ये गोल जो है, ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, है ना। ये गोल GOAL है, यहाँ पे मैंने GOL लिखा गया है, GOAL है, ठीक है। तो गोल प्रोग्राम का ये शुरुआत किया है। तो ये गोल है क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे। और ये दोस्तों शुरुआत किया गया है फेसबुक के साथ, नोट कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेसबुक के साथ। यहाँ पे ये अर्जुन मुंडा ने एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। ये कौन है अर्जुन मुंडा जी? तो अभी फिलहाल ये केंद्रीय जनजाति मामलों के लिए कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। और ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जो कि अभी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अब ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है दोस्तों, ये फेसबुक के साथ एक हस्ताक्षर हुआ है, जी हाँ, अर्जुन मुंडा का, कि कहाँ के लिए? तो झारखंड के, जी हाँ, झारखंड के एक ट्रिब्यूट, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पे झारखंड के, और साथ में जनजाति मामलों को लेकर, जितने भी जनजाति मामले हैं उनको लेकर अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ मिलकर आदिवासी युवाओं को गोल कार्यक्रम करने का शुरुआत किया है। देखिए, गोल का फुल फॉर्म है दोस्तों गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी आदिवासी युवाएं हैं, है ना, युवाएं हैं, उनको डिजिटली युग में प्रोत्साहित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, नोट कर लेंगे यहाँ पे। और अभी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इनका जो चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल था झारखंड में, वो 2010 से लेकर 2013 तक का था, ठीक है। और ऑफिस जो है अब इनका मेंबर ऑफ लोकसभा सिंस 2019, यानी कि 2019 से ये लोकसभा के मेंबर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अभी सरकार में। और यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, फिलहाल फेसबुक के बारे में जानते हैं। झारखंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए झारखंड की राजधानी रांची होती है, याद रखिएगा। और यहाँ के अभी फिलहाल जो सीएम है वो है दोस्तों हेमंत सोरेन, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। हेमंत सोरेन जो कि यहाँ पे अभी सीएम बने हुए हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जी हाँ, कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? बहुत ही अभी हाल ही में ये चर्चा में थे, ठीक है। तो राज्यपाल कौन है झारखंड की, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। तो फेसबुक के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। जी हाँ, जो कि सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, जो कि यहाँ के कंपनी के मालिक भी हैं, ऑनर भी हैं, ये फाउंडर भी हैं, फाउंडर मेंबर भी हैं ये। और उनके साथ साथ कुछ और भी फाउंडर मेंबर हैं, जो कि इनका नाम कुछ इस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, चीज़ों को लिख भी सकते हैं, जैसे कि एंड्रयू मैकलन, उसके बाद एंड्यूरिडो सेवरीन, उसके बाद डस्टिन मॉस्कोविच या फिर क्रिस हेगस। ये सारे के सारे जो हैं लोग यहाँ के फाउंडर हैं फेसबुक के। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कैलिफोर्निया में है, याद रखिए, यूएसए कैलिफोर्निया में है, मेलनो पार्क, जहाँ पे ये स्थित है फेसबुक की कंपनी। ओके, सब्सिडरीज कंपनी में अब
जो है फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है, ठीक है। उसके अलावा ओक्लस VR, प्राइवेट कोर, ओनेवो, लाइवरेल, ये सारे के सारे जो इसकी सब्सिडीज कंपनियां हैं। तो ये तथ्य यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे आप लोग नोट जरूर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मेरा सवाल इस सवाल पे है कि राज्यपाल कौन है झारखंड का, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा। निम्न में से राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पे इट्स बी 16 मई। नोट कर लेंगे दोस्तों, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 मई। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेंगू के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। जी हाँ, कि मच्छरों से कैसे बचा जाए, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे कार्यक्रम भी है ना देश के, तो उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल भी लिखा हुआ है। इसमें जो मई महीना हमारा, उसको खत्म होते ही देखिए भारत में मानसून आ जाता है। मानसून आते ही क्या होता है कि बारिश में जो गंदे पानी जमे होते हैं कहीं कहीं, उसमें पैदा होते हैं ये मच्छर, जो कि डेंगू का खतरनाक असर बढ़कर बन के उभरते हैं। डेंगू की बीमारी कई बार जानलेवा भी हो जाती है, इसलिए इन सभी मच्छरों से बचना, हमारा जागरूकता फैलाना इस राष्ट्रीय डेंगू दिवस का एक उदाहरण है, एक आपका उद्देश्य है, ठीक है। तो 16 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है डेंगू दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। AITA has announced the nomination of the अंकिता रैना and the दिविज शरण फॉर विच अवार्ड? यानी कि IATA के द्वारा अंकिता रैना, देखिए ये खिलाड़ी हैं, और दिविज शरण भी, इनको किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो खेल जगत से भी प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए, हर क्षेत्र से लेकर आऊंगा। 10 क्वेश्चन होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जरूर देखा करें आप लोग वीडियो, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करें, ताकि आप तक ऐसे ही वीडियो लगातार हम लेकर आते रहें। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अर्जुन अवार्ड नोट कर लीजिएगा, इनको सम्मानित किया गया अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड क्या है, मैंने आपको इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिटेल बताया भी था, ठीक है। ये खेल पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एक खेल पुरस्कार है। अब इसके बारे में जो तथ्य है वो आप नोट कर लीजिए। अर्जुन अवार्ड आर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर सपोर्ट्स। जी हाँ, ये यूथ ऑफ अफेयर एंड सपोर्ट्स के द्वारा, जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उन्हीं को ये अवार्ड देती है जो कि अपने खेल में सबसे अच्छे होते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा टर्म है यहाँ पे कि इसका जो स्टार्टिंग है, मतलब जब अर्जुन अवार्ड कब से शुरुआत किया गया था देना, ये पूछ देगा एग्जाम में, तो बताइएगा कि 1961 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। और इसमें जो आपको प्राइज मिलता है, ठीक है, वो कैश के रूप में मिलता है। कितना? तो 5 लाख रुपए का। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पे बोला गया कि अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ अर्जुन एंड द स्क्रॉल, और जो आपको अवार्ड के रूप में एक मूर्ति मिलता है वो एक ब्रॉन्ज का स्टैचू होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि मैंने अभी आपको तस्वीरों में दिखलाया भी है। ओके चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, कुछ पॉइंट नोट करते हैं। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ, इसका फुल फॉर्म है AITA का, है ना, AITA का ये फुल फॉर्म है अखिल भारतीय टेनिस महासंघ एसोसिएशन, है ना। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ ने अंकिता रैना को, दिविज शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित करने का घोषणा किया है, जबकि पूरे डेविस कप कोच नंदन बाल को यहाँ पे सिफारिश किया गया है ध्यानचंद पुरस्कार के लिए। तो ये ध्यानचंद पुरस्कार क्या है? तो ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों आपको बता दें कि हॉकी के लिए जी हाँ दिया जाता है, तो अच्छे एक कोच के रूप में, जी हाँ, जबकि पूर्व डेविस कप के कोच हैं ये, जी हाँ, पूर्व डेविस कप के कोच हैं नंदन बाल, जी हाँ, इनको सिफारिश किया गया है ध्यानचंद पुरस्कार के लिए। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा एक नए क्वेश्चन के साथ, इसके बारे में सारा डिटेल भी दे दूंगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली सिख महिला है, पत्रकार है मनमीत कौर, इनको किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो कौन नामित किया गया है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इनको नामित किया है जी हाँ ब्रिटिश काउंसिल ने, ब्रिटिश अवार्ड के लिए। ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये एक पाकिस्तानी है लेकिन एक सिख समुदाय की है, जी हाँ, मनमीत कौर। आपको मैं बता दूं कि एक जो सिख समुदाय है, द सिख ग्रुप, है ना, ये एक ऐसा संस्था भी है जो कि अलग अलग देशों में
अलग अलग लोगों को ये अवार्ड सम्मानित करता है उनके अपने क्षेत्र में अच्छे प्रभाव के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा इनके बारे में। जी हाँ, ये पाकिस्तानी महिला है और ये पाकिस्तानी पहली ऐसी महिला है जो कि सिख महिला है जो कि पत्रकारिता में अपना नाम इतना रोशन की हैं और ब्रिटिश अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। इनके बारे में कुछ तथ्य मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लामाबाद से खबर आई है, ये खबर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में ये प्रकाशित भी किया गया है, ठीक है। तो वहाँ का ये कटिंग है, ठीक है। तो पाकिस्तान फर्स्ट सिख फीमेल जर्नलिस्ट मनमीत कौर हैज बीन द नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द यूके ऑफ द मीडिया रिपोर्टेड। जी हाँ, पत्रकारिता के लिए, मीडिया रिपोर्टर के लिए यहाँ पे आपको ये सम्मानित किया गया है। जो मनमीत कौर है ये 25 वर्षीय थी जब ये सेलेक्ट हुई थी इसके लिए, जी हाँ, पत्रकारिता के लिए, और अभी ये अपने 30 साल की उम्र में ये अवार्ड हासिल कर चुकी हैं ब्रिटिश अवार्ड के नाम पे। जी हाँ, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट सिख पर्सनालिटीज में इनका नाम भी आता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि द सिख ग्रुप, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि द एक्सप्रेस ऑफ ट्रिब्यून रिपोर्टेड ऑन द सैटरडे, और ये शनिवार को ही प्रकाशित किया है अपने एक तथ्यों में। इनके बारे में बताया गया है कि द सिख ग्रुप की एक वैश्विक संगठन है, ठीक है। ये जो सिख ग्रुप है क्या है, तो एक वैश्विक संगठन है जो कि दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में समुदायों को संबंधित, जो उनके समुदाय से संबंधित होते हैं लोग, उनको ये सम्मानित करता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म के लोगों को ही, ठीक है। पाकिस्तान की ये पहला सिख महिला है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, मनमीत कौर, नाम याद रखिएगा। चलिए, ब्रिटिश अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। 19 मई 2011 को 98वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि आज ही के दिन, ठीक है, 19 मई था कल, ठीक है ना, तो 19 मई के दिन ही इनको सम्मानित किया गया था, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। 98वें फिल्म पुरस्कार किस फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना गया था? तो 2011 में फिल्म आई थी दोस्तों, याद रखिएगा, इदे मैंते मकान, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इदे मैंते मकान अबू, ठीक है, ये फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, साउथ की फिल्म है ये, इसके बारे में आपको चर्चा करता हूँ, आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो फिल्म है 2011 में आई थी, 19 मई को ही, माफ कीजिएगा, 2011-19 मई को इनको सम्मानित किया गया था इस फिल्म को 98वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, जो कि एक मलयालम फिल्म है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, इदे मैंते मकान अबू, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इनको 19 मई 2011 को ही दिया गया। तो ये 19 मई से क्वेश्चन था कल का, तो इसलिए आज इसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन थोड़ा। इस फिल्म के अभिनेता है सलीम कुमार और तमिल अभिनेता है धनुष, जो कि संयुक्त रूप से यहाँ पे राष्ट्रीय अभिनेता के लिए भी चुने गए थे, ठीक है। इनको नेशनल अवार्ड भी दिया गया था इस फिल्म के लिए। ये देख सकते हैं इनका ये पोस्टर है फिल्म का, जो कि अगर आपको याद होगा तो शायद देखिएगा, ये फिल्म बहुत अच्छी थी। अगर आप लोग इसको हिंदी कन्वर्जन या इंग्लिश कन्वर्जन में करके देखें तो जरूर देखिएगा एक बार इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, आई फील यू, ठीक है। तो आई फील यू जो है, एक्चुअली ये आई फील यू नहीं, आई फेल यू है दोस्तों, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट इंश्योर किया गया है दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आंसर करेंगे कौन सा देश ने किया है, तो इटली ने किया है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इटली इज द राइट आंसर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देखिए, इटली देश ने अपने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू है, ठीक है, आई फील यू है, ये ब्रेसलेट विकसित किया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, क्या करता है, तो ये रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है, नोट करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा है कि जिससे कि दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने पर पता चल जाए, यानी कि आप अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहने रहेंगे और दूसरे जो कोई ऐसे लोग होंगे जो कि ब्रेसलेट पहने हैं ये, तो उनके आसपास ना हो, कम से कम। देखिए क्या होता है कि जब दो रेडियो को एक बार एक पास रख के बजाइएगा ना, तो उनकी फ्रिक्वेंसी आपस में मिलती है जब, तो क्या होता है कि आवाज़ का सनसनाहट पैदा होता है। तो उसी तरह से जब आप किसी के संपर्क में जाएंगे ये ब्रेसलेट पहने हुए, तो ये आपको बताएगा कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जी हाँ, इसका यही एक तात्पर्य है इस ब्रेसलेट को यहाँ पे यूज़ में लाने के लिए इटली सरकार की। तो ये एक अच्छी पहल है वहाँ पे। और यहाँ पे इटली से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, मुख्य बिंदु नोट कर लीजिएगा।
इटली की राजधानी रोम होती है, जहां इसकी पॉपुलेशन अभी 6 करोड़ की है मात्र, ठीक है। और प्रेसिडेंट है यहाँ पे सेर्जियो मैटेरेला, नोट कर लीजिए। और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे गियुसेप्पे कॉन्टे। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम थोड़ा सा स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो आज के इस सिनारियो में दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ से, इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार अपने जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पे शेयर जरूर करें, ताकि मेरा भी सपोर्ट बना रहे और मेरे भी मोटिवेशन आते रहें, ताकि आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं रोज पहुँचता रहूँ आपके लिए। सुबह के 4 बजे जरूर देखिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।